नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का चुनाव न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, यूं कहें कि संघ के लिए एक बहुत बड़ा पजल बन गया है। इतना बड़ा पजल, इतना बड़ा, ये क्रॉसवर्ड पजल की तरह नहीं है, ये इतना बड़ा पजल बन चुका है जिसमें न सिर्फ भाजपा बल्कि संघ की साख भी पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। इस कदर दांव पर लगी हुई है जिससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश को लेकर किस प्रकार की हलचल चल रही है। और हलचल सिर्फ दिल्ली में नहीं चल रही, हलचल सिर्फ लखनऊ में नहीं चल रही, बल्कि हलचल दिल्ली और लखनऊ के साथ साथ नागपुर में भी चल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2022 ही नहीं 2024 का सामना करना है। और 2024 वो चुनाव है और वो साल है जब नरेंद्र मोदी सत्ता में 10 साल पूरे कर चुके होंगे। और 10 साल ही नहीं, एक पूरा का पूरा दशक जिस प्रकार से मनमोहन सिंह सरकार के लिए आखिरी दिनों में बदनामी लेकर आया, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ तमाम तरह के सवाल खड़े होने शुरू हुए, बिल्कुल उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए भी सिर्फ विपक्ष से ही नहीं, सिर्फ आम जनता से ही नहीं, बल्कि संघ और भाजपा के अंदर से जो अब दबी जुबान में सवाल खड़े हो रहे हैं वो तब तक खुली आवाज में खड़े होने शुरू हो जाएंगे। और खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव का नतीजा जैसा कि हालात दिख रहे हैं उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया तो, लेकिन ये नौबत आई कैसे? नौबत इसलिए आई क्योंकि पार्टी को छोड़कर ब्यूरोक्रेसी के सहारे सत्ता चलाने का जो गुजरात मॉडल 2001 से 2014 के बीच में गुजरात में खेला गया, अहमदाबाद से संघ और भाजपा और पूरी की पूरी सियासत को नियंत्रित करने का जो खेल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गुजरात में शुरू किया, वो मॉडल 2014 में दिल्ली आता है। और 2014 में जब दिल्ली आता है तो 2017 की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश में भी यही मॉडल दोहराने की कोशिश होती है। कमोबेश दोहराया भी जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश का निजाम उस मॉडल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंडर में नहीं, उनके अधीन नहीं, बल्कि उनके बरक्स एक समानांतर सत्ता चलाना शुरू करता है। यानी मॉडल वही है लेकिन किरदार बदल जाते हैं, और जब किरदार बदलता है तो व्यक्तित्वों की लड़ाई शुरू होती है। और अब व्यक्तित्व की लड़ाई इस कदर पहुंच गई है कि संघ और भाजपा के बीच आप उम्मीद नहीं कर सकते कि किस प्रकार की दरारें विद इन आरएसएस और विद इन बीजेपी फिलहाल खींची हुई है। चुनाव का मौसम है, पार्टी विद द डिफरेंस का एक नारा है, एक पूरी की पूरी थीसिस है जो चुनाव तक दबी हुई है। चुनाव हारने के बाद उसी प्रकार के हालात देखने को मिल सकते हैं जिस प्रकार से 2005, 6, 7 के दौर में उमा भारती और मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिले थे, जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच देखने को मिले थे, खासकर 2002 के दंगों के बाद। शायद अब वो पीढ़ी उतनी मैच्योर पीढ़ी नहीं है अटल आडवाणी वाली, जो उस तरह से मतभेदों के ऊपर दोनों बर्फ डाल सके। आज के हालात यही बयान करते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है तो योगी आदित्यनाथ बनाम मोदी शाह ये लड़ाई सतह पर उभर कर सामने आएगी। और जब ये लड़ाई सतह पर उभर कर सामने आएगी तो संघ के सामने बड़ा सवाल होगा कि 2024 का मुकाबला कैसे किया जाए। और इसकी एक छोटी सी वानगी मैं आपको देता हूं जिसे हमारे दर्शक खुद भी जाकर के किसी चाय दुकान पे, किसी पान दुकान पे, किसी शॉपिंग मॉल में कहीं भी इसे टेस्ट कर सकते हैं। आप भारत सरकार के बारे में बात करें, आपको 5 समर्थक 5 विरोधी मिल जाएंगे। आप योगी सरकार के बारे में बात करें, आपको 5 समर्थक 5 विरोधी मिल जाएंगे कहीं भी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में आप बात करेंगे तो आपको विरोधी ढूंढे नहीं मिलेंगे, और उस व्यक्ति का नाम है सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी के बारे में एक आम धारणा यही बनी हुई है कि सरकार में कोई एकमात्र आदमी काम करता दिख रहा है, जिसका काम लोगों को दिख रहा है। यहां तक कि विपक्षी सांसद भी और विपक्ष के लोग भी उनकी प्रशंसा करते नहीं चूकते। तो क्या नितिन गडकरी ही वो व्यक्ति है जो 2024 में भाजपा की नैया पार लगा सकते हैं? क्या वही नितिन गडकरी जिन्हें 2009 की हार के बाद सीधे दिल्ली की कोठरी को चुनौती देते हुए नागपुर से दिल्ली भेजा गया था ताकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हाउस को ऑर्डर मिलाया जा सके, दिल्ली के उस तथाकथित गैंग ऑफ 4 को किनारे लगाया जा सके। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, अब दिल्ली के गैंग ऑफ 4 से ज्यादा जो आरएसएस के सामने चुनौती है वो किसी गैंग ऑफ 4 या गैंग ऑफ 3 या गैंग ऑफ 2 को किनारे लगाने की नहीं है। चुनौती है कि किसी को किनारे लगाना भी पड़े तो लगाकर 2024 की बाजी हासिल करने की। और 2024 की बाजी हासिल करने के लिए अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकलता है
तो उत्तर प्रदेश के हाथ से निकलने के बाद सिर्फ एक रास्ता बचता है भाजपा नेतृत्व के पास कि अपने सबसे क्रेडिबल व्यक्ति को आगे लाओ। ये बिल्कुल उसी तरह है कि 2009 का चुनाव हारने के बाद बुजुर्गों को किनारे करने की रणनीति बनी। नितिन गडकरी को दिल्ली भेजा गया, कोशिश की गई कि नितिन गडकरी के नेतृत्व में ही अगला लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। लेकिन सब जानते हैं कि तमाम तरह की राजनीतिक दुर्भिसंधियां देखने को मिली, कुछ भाजपा के अंदर से, कुछ भाजपा के बाहर से, कोई पूर्ति ग्रुप, कुछ और सामने लाया गया। हालांकि इन सब मामलों में बाद में नितिन गडकरी को बरी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो गया कि वह वो फेज था जिसने नितिन गडकरी को 2014 में प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर कर दिया। और वो रेस एक ऐसी रेस जिसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी को के बाहर होने से किन्हें फायदा हुआ और कौन से लोग उनका नाम रेस से बाहर करवाने में शामिल थे। ये बिल्कुल इसी तरह हुआ जब 1995 के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी अपने पीक पर थे। लग रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे यदि भाजपा जीती तो। 1996 के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन ठीक उसी वक्त गुजरात का शंकर सिंह वाघेला कांड होता है, जिसे खजुराहो कांड लोग कहते हैं। हालांकि खजुराहो मध्य प्रदेश में है, उस कांड में मैं नहीं जाना चाहता, हमारे दर्शकों को मालूम है कि क्या हुआ था। उस कांड में जिस प्रकार से आडवाणी के नेतृत्व की छीछालेदर होती है, और उसके बाद जैन डायरी सामने आती है, जैन हवाला कांड, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी जैन डायरी में शामिल था। नतीजा ये होता है कि लाल कृष्ण आडवाणी किनारे हो जाते हैं, और ऐसे किनारे होते हैं कि दोबारा उन्हें 2009 में यानी 13-14 साल के बाद ही जाकर के प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने का मौका मिलता है। बिल्कुल यही खेल नितिन गडकरी के साथ हुआ। लेकिन याद रखिए, नितिन गडकरी के साथ जब ये खेल हुआ तब उनकी उम्र 60 साल भी नहीं थी, यानी उनके पास अभी 15-20 साल की सियासत बची हुई थी। आडवाणी के साथ आडवाणी को वो प्रिविलेज नहीं मिला हुआ था। आडवाणी 70 के करीब अप्रोच कर रहे थे, तब उन्हें यह सब झेलना पड़ा था, यानी वापसी का रास्ता लगभग मुश्किल था। नितिन गडकरी के सामने परिस्थितियां इसलिए खड़ी हो गई है, एक तो उनकी क्रेडिबिलिटी की जो वो कहते हैं वो करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव काम करते हैं, सरकार का पैसा बचाते हैं, और बड़ी चीज कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। और इस देश के मध्य वर्ग की यदि बात करें, वही मध्य वर्ग जो अन्ना आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी में एक उम्मीद देखने लगा, वही मध्य वर्ग जो एक देश के केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल में एक उम्मीद देखने लगा। तो निश्चित तौर पर इस मध्य वर्ग की निष्ठा सरकार के बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर नितिन गडकरी पर जाकर टिकेगी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2017 दोहराती नहीं दिखती है। और 2017 की जो चुनावी सफलता थी उसने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को, अमित शाह की रणनीतियों को, उनकी चाणक्य इमेज को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। एक ऐसी पराकाष्ठा जिसने भारतीय जनता पार्टी को उस हालात में ला दिया जिस हालात में 1975 से 1985 के बीच देश का बॉलीवुड हुआ करता था, यानी नंबर 1 से नंबर 10 तक अमिताभ बच्चन ही हुआ करते थे। सियासत में वही स्थिति मोदी शाह की हो गई। लेकिन इस मोदी शाह की इमेज को डेंट कहां से लगा? इस इमेज को डेंट लगता है डिमोनेटाइजेशन के बाद और जीएसटी के बाद अर्थव्यवस्था में गिरावट से। दूसरा डेंट लगता है कोरोना महामारी के दरमियान कोरोना से निपटने की रणनीति को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कुछ विवादास्पद कदमों से। और तीसरा डेंट लगता है पार्टी विद द डिफरेंस कहे जाने वाले भाजपा में अरविंद शर्मा को, यानी एके शर्मा जिन्हें कहते हैं, उन्हें लखनऊ भेजे जाने के बाद जब मोदी शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की टकराहट खुलकर सामने आती है। तो ये वो परिस्थितियां हैं जिसमें नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व के आइकन से एक सामान्य नेता के तौर पर स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। एक ऐसी भूमिका जहां से भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता अपना स्कोप देख सकते हैं। एक ऐसी भूमिका जहां से पोस्ट नरेंद्र मोदी कौन, नरेंद्र मोदी के बाद कौन, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई। और जब ये चर्चा शुरू हो गई, इसमें योगी आदित्यनाथ का भविष्य दांव पर है, वो चुनाव हारते हैं तो उनके साथ साथ मोदी शाह का भविष्य दांव पर है, और सबसे ज्यादा संघ की क्रेडिबिलिटी 2024 में दांव पर होगी। क्योंकि मत भूलिए कि उसके एक साल बाद यानी 2025 में संघ की स्थापना का 100वां वर्ष पूरा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा संघ इसकी पूरी कोशिश में है कि जब उसकी स्थापना की 1 शताब्दी पूरी हो, उस वक्त नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो इसको फुलफिल करने के लिए, आरएसएस अपनी इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, भाजपा के वर्कर
अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए नितिन गडकरी की तरफ जा सकते हैं। मोटे शब्दों में कहें तो 90 के दशक के सचिन तेंदुलकर वाली हालत नितिन गडकरी की सरकार में है। एक ऐसा मिनिस्टर जो डिलीवर भी करता है, जो कार्यकर्ताओं को की भी सुनता है और खरी बातें भी करता है। एक ऐसा नेता जिसे भारतीय जनता पार्टी में जहां नेतृत्व और वर्कर्स के बीच, नेता और कार्यकर्ता के बीच एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है। आम कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह से काफी दूर जा चुका है। उन्हें भी कहीं ना कहीं एक स्लिम होप दिखाई देती है, एक ऐसी होप, एक ऐसी आशा जिसमें भारतीय जनता पार्टी अगले 10 सालों के लिए फिर सोच सके। और यही वो जगह है जहां उत्तर प्रदेश की चुनावी हार भाजपा और संघ को नितिन गडकरी की तरफ देखने पर मजबूर कर सकती है। हमारे कई दर्शक ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को किनारे लगाना इतना आसान नहीं होगा। तो याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पितृपुरुष, जिसने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे लगाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी एक बार भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देने की हद तक चले गए थे। 2013 का साल है। वो गोवा कार्यकारिणी में भी नहीं गए थे जब नरेंद्र मोदी के एलिवेशन की बात हो रही थी। तो जब लाल कृष्ण आडवाणी से भाजपा पिंड छुड़ा सकती है तो नरेंद्र मोदी से पिंड छुड़ाना भाजपा और संघ के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा, क्योंकि बेहद दिलचस्प चुनाव है। एक छोटे से समीकरण 1.5-2% वोटों के इधर उधर होने से उत्तर प्रदेश की सत्ता किसी के हाथ में जा सकती है। 1.5-2% का यह फासला यदि 3% तक पहुंचता है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव त्रिकोणात्मक हो सकता है। और यदि यह फासला वोटों का 5% तक पहुंचता है तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बने रहने में भी यह देखने को मिल सकता है कि संघर्ष करना पड़ जाए। तो ये उत्तर प्रदेश का चुनावी मिजाज है और इस चुनावी मिजाज के ऊपर योगी आदित्यनाथ का भविष्य, सियासी भविष्य दांव पर कम प्रतीत होता है। जिनका भविष्य दांव पर है, जिनका सियासी भविष्य दांव पर है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। नरेंद्र मोदी के लिए भी सियासी भविष्य दांव पर होना शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी सियासी पारी खेल चुके। 10 साल का प्रधानमंत्री पद कोई कम नहीं होता है। लेकिन अमित शाह की सियासत जरूर दांव पर है। और अमित शाह की सियासत दांव पर होने का मतलब है कि नितिन गडकरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो भाजपा अध्यक्ष थे और अमित शाह गुजरात से बाहर कर दिए गए थे, यानी उन्हें गुजरात जाने पर रोक लगी हुई थी और वो दिल्ली में रहा करते थे, उस वक्त नितिन गडकरी के साउथ दिल्ली के गेस्ट हाउस में रहते थे और वहां पर सुबह से शाम तक वो अमित शाह जाकर गडकरी से, यानी उस वक्त के भाजपा अध्यक्ष से मिलने के लिए इंतजार करते थे, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिलता था। वो विजिटर गैलरी में बैठे रहते थे उस गेस्ट हाउस के, लेकिन नितिन गडकरी उन्हें मिलने का समय नहीं देते थे। आज जब परिस्थितियां उल्टी हो गई तो नितिन गडकरी को मोदी शाह का सबऑर्डिनेट बनना पड़ा। वो नितिन गडकरी जिनके भाजपा अध्यक्ष रहते पटना में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा नेताओं को जो डिनर दिया था वो सिर्फ मोदी की वजह से कैंसिल कर दिया था। वो नितिन गडकरी जिन्होंने नीतीश कुमार को आश्वासन दिया था कि मेरे अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। वो नितिन गडकरी जिन्हें भाजपा अध्यक्ष पद से हटाने में कथित तौर पर माना जाता है कि भाजपा के एक दिवंगत नेता ने गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री के कथित इशारों पर एक बड़ी साजिश चली थी। तो ये पूरा का पूरा नितिन गडकरी के साथ जो हुआ, और अब जो नितिन गडकरी हैं बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर, ये मैं नहीं कह रहा, इस देश के चौक चौराहों पर कोई भी आदमी इस बात की तस्दीक कर सकता है कि क्या उनकी आइडेंटिटी है, क्या पहचान है। तो मत भूलिए कि कोई भी संगठन जब मुसीबत में होता है तो अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो उसके पास जो वेपन होता है, जो हथियार होता है, उसी पर दांव लगाता है। याद कीजिए जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा, कांग्रेस यानी यूपीए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई और यूपीए को बहुमत भी मिला। 2004 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद के करीब पहुंच गई, कांग्रेस ने उन्हें नेता भी चुन लिया। लेकिन तब सुषमा स्वराज हरे चने खाने लगी, उमा भारती केदारनाथ जाकर बैठ गई, पूरे देश में विदेशी मूल को एक मुद्दा बनाया गया। जिसके बाद सोनिया गांधी ने उस व्यक्ति पर भरोसा किया जिसे नरसिम्हा राव सरकार का बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर, स्टार ऑफ द नरसिम्हा राव कैबिनेट, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंडिया में कहें तो मिडिल क्लास डार्लिंग उस वक्त कहा जाता था मनमोहन सिंह को, भारतीय मध्य वर्ग का सबसे चहेता चेहरा, उसे प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया।
और उस चेहरे को आगे करने का नतीजा यह हुआ कि वो सरकार 10 साल तक चली। बिल्कुल यही स्थिति आज है इस देश के मध्य वर्ग के बीच, या इस देश में बिलो पॉवर्टी लाइन। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाकर पूछें, सबके खिलाफ बोलने के लिए कुछ है। एक बाइनरी खींची हुई है कि नरेंद्र मोदी का समर्थक हो सकता है, नरेंद्र मोदी का विरोधी हो सकता है, अमित शाह का समर्थक हो सकता है, अमित शाह का विरोधी हो सकता है, राहुल गांधी का समर्थक हो सकता है, राहुल गांधी का विरोधी हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति का विरोधी, आपको यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपने अनुभवों के आधार पर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पोरबंदर से लेकर गुवाहाटी तक, एक व्यक्ति जिसका नाम नितिन जयराम गडकरी है, उसका विरोधी आपको ढूंढे नहीं मिलेगा कि उसके कामकाज की, नितिन गडकरी के कामकाज की पर किसी को कोई ऐतराज रहा, उनके परफॉर्मेंस पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाती है, और शायद यही चीज कांग्रेस के पास नहीं है कि एक ऐसा नेता उसके पास है जिसे कि ट्रांजिशन में, जिसे संकट की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सामने ला सकती है। तो आज की इस पूरी परिचर्चा का, आज के इस पूरे विश्लेषण का लब्बो लुआब यही है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ के लिए कम, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सियासी भविष्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे ये तय होगा कि मोदी शाह की सत्ता की उम्र अभी कितने दिनों तक बची हुई है। और ये देखने के लिए कि वाकई सत्ता की उम्र कितने दिनों तक बची हुई है, इसके लिए फाइनल 2024 में होगा, लेकिन सेमीफाइनल जिसका नतीजा 10 मार्च को आना है, उस दिन तक आपको इंतजार करना होगा। तो फिलहाल उसका इंतजार करते हैं और तब तक सब्र रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।